टाइम को मैनेज जिसने करना सीख लिया उसने लाइफ को मैनेज करना सीख लिया। कंपटीशन वाली जो चीज़ है ये जुड़ी हुई है पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ। कई बच्चे उन पेरेंट्स की उन एक्सपेक्टेशंस को जब नहीं मीट कर पाते हैं तो वो उनको कई बार गलत दिशा में भी ले जाता है। कि आजकल एक बहुत बड़ी शिकायत है कि पढ़ाई में मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। हेलो एवरीवन। जैसे कि आजकल बच्चों का एग्ज़ाम्स बहुत पास है और बच्चों को बहुत एग्ज़ाम से स्ट्रेस हो जाता है और वो बिल्कुल समझ नहीं पाते कि इतने कम टाइम में उन्हें अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे मिसेस गुरप्रीत कौर से, जो कि एक पेरेंट काउंसलर है और आजकल बच्चों को भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रही है कि उन्हें अपना स्ट्रेस को कैसे बैलेंस करना है और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। सो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। Welcome to the new episode. This is Dipesh Kenagi and you are watching the DK Show. So hello ma'am, welcome again to the DK Show. कैसे हो आप? थैंक यू। हेलो, आप कैसे हो? हम मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ, जी, बहुत हम अच्छी लोग हूँ। भी बहुत अच्छे हैं और आज बिकॉज़ क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स का दौर चल रहा है बच्चों का, इसी विषय में मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं, हुँ, एग्ज़ाम्स क्विक आ जाता है, वो पढ़ नहीं पाते, तो इस हुँ। विषय में आज हम बात करना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। सो मैं क्वेश्चन ये पहला पूछूँगा कि व्हाट इज़ एग्ज़ाम स्ट्रेस और हमें हुँ, इसे ओवरकम कैसे करना है? यस। तो अगर हम देखें स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस वो वर्ड जैसे ही हमारी माइंड में आता है तो एक प्रेशर, एक टेंशन वाली फीलिंग आती है। तो स्ट्रेस यही है और एग्ज़ाम स्ट्रेस स्टूडेंट्स को होता है, स्पेशली जब कुछ हायर क्लासेस के एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे अगर हम देखें 10th, 12th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। उस दौरान उनको एक अजीब-सा बोझ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी आ गई है। भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है या नींद बहुत ज़्यादा आती है। सिर में दर्द, पेट में दर्द, कई बच्चों को तो उल्टियाँ भी आने लगती हैं। तो ये स्ट्रेस किस लिए हो रहा है बच्चों को? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ उनके अंदर डर होता है और उस डर को वो किसी तरह मैनेज नहीं कर पाते हैं और एट ये लास्ट स्ट्रेस मोमेंट एग्ज़ाम हाँ, क्यों मैनेज नहीं कर पाते? यस। और वो स्ट्रेस कई बार एंग्ज़ायटी के लेवल में चला जाता है। कई बच्चों को पैनिक अटैक्स भी आने लगते हैं एग्ज़ाम्स के दौरान। इस लेवल में आजकल स्ट्रेस फेस कर रहे हैं बच्चे। हाँ जी, तो इसी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। हुँ। जी। सो मैम इसके मेजर रीज़न्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने हुँ, बताया कि अभी एट लास्ट मोमेंट में वो हम लोग मतलब हुँ, बच्चे शायद इतना अचानक से वो चीज़ को नहीं ले पाते हैं और हुँ, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। यस। और इसके और भी रीज़न्स होते हैं कि सिर्फ़ यही रीज़न है कि बच्चे एट द लास्ट मोमेंट इतना हुँ, स्ट्रेस ले लेते हैं हुँ। एग्ज़ाम्स को लेके? हाँ जी, तो सबसे पहली रीज़न जो है स्ट्रेस की कि तैयारी अच्छी नहीं है स्टूडेंट की। अगर साल भर किसी वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाए बच्चे, हुँ, हुँ। तो होता क्या है कि अब एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो गई, तो बच्चों को वो जो तैयारी नहीं हुई है अच्छी से, वो उनको फिर अपने आप में डर लगने लगता है कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। और अगर यही तैयारी अच्छी होगी बच्चे की, तो उसको स्ट्रेस उतना नहीं होगा। अच्छा। है कि नहीं? पहली चीज़ तो यही है, स्टूडेंट के ऊपर ये बात है। दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। आजकल बच्चे टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो मेरे पास भी उतना ही टाइम है जितना आपके पास टाइम है। सबके पास 24 आवर्स ही हैं, राइट। किसी के पास एक एक्स्ट्रा आवर नहीं है। लेकिन उस 24 आवर्स को हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? टाइम कहाँ जा रहा है? ये इम्पोर्टेंट है। टाइम को मैनेज जिसने करना सीख लिया, उसने लाइफ को मैनेज करना सीख लिया। और ये चीज़ कहीं न कहीं आज बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। अपने टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत मेजर कॉज़ है स्ट्रेस का। और फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन की बात आती है। क्या होता है बचपन से ही बच्चों के अंदर एक दूसरों के साथ कंपेयर करना और ये रैंकिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम जो भी है, बच्चों के अंदर एक कंपैरिज़न वाली चीज़ लेके आती है। और एक माइंडसेट है कि अच्छी रैंक नहीं आएगी तो अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिलेगा और करियर विल नॉट गो इन द राइट डायरेक्शन। वो भी भय रहता है हमेशा अंदर। ये भी कारण है स्ट्रेस का। और एक चीज़ ये कंपटीशन वाली जो चीज़ है ये जुड़ी हुई है
पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ। कई बार पेरेंट्स और टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं और अनरियलिस्टिक होते हैं। जैसे पेरेंट्स कहेंगे बच्चों को कि इतनी परसेंटेज आपको लानी है इस सब्जेक्ट में, इन एग्जाम्स में, अदरवाइज पेरेंट्स के लिए स्टैंडर्ड परसेंट है 90%। यस, अदरवाइज वो कॉन्सिक्वेंसेस भी बच्चों को कई बार बता देते हैं, अदरवाइज डैश 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 डैश। इसमें क्या होता है, बच्चे के ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन और स्ट्रेस आता है, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है और कई बच्चे उन पेरेंट्स की उन एक्सपेक्टेशंस को जब नहीं मीट कर पाते हैं तो वो उनको कई बार गलत दिशा में भी ले मैम जाता बट है। ये भी तो है ना कि अगर हम एक बच्चे को अपने अगर हम्म, जैसे हमारे कोई किड है और उसका एग्जामिनेशन है, स्कूल पे हम एडमिशन करवाते हैं, तो ये होती भी तो है ना कि वो बच्चा सीरियस कैसे लेगा। मतलब अगर तुम हाँ, सीरियस ही नहीं लोगे हम्म, सो तुम उस एग्जाम तक क्या, तुम तो उसका एक चरण भी पार नहीं कर पाओगे। हाँ, सो पेरेंट्स का भी एक जिम्मेदारी होता है कि बच्चे को उस चीज़ों के लिए उस दौर पे, यस। जो अभी जो शिक्षा के दौर पे सीरियस करने का, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे प्रेशराइज, माँ बाप प्रेशराइज करते हैं हाँ, बच्चों को। देखो, एक होता है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, एक होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये हम देखेंगे सॉल्यूशंस में कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक रीज़न है तैयारी अच्छी नहीं हुई बच्चे की, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, एक कंपटीशन का डर है, ये सब वजहों की ये सब सभी कारण हैं स्ट्रेस के, एग्जाम स्ट्रेस के। फिर पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ये बच्चे को बहुत स्ट्रेस देते हैं। और इन सबको अगर आप मिला जुला के देखो ना, तो फियर है इसके पीछे। फियर इज द रूट ऑफ कोर्स स्ट्रेस। फियर किस चीज का? फेलियर का। ये एक बहुत डीप मेंटल कंडीशनिंग है कि फेलियर इज बैड, फेलियर शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। हम फेलियर को बहुत अच्छे से समझते हैं, फेलियर होता क्या है कि नहीं? तो अगर हम देखें, जब बच्चा छोटा होता है, जब वो चलना सीखता है, वो कितनी बार गिरता है? कई बार। फेल होता है ना, एग्जैक्टली। उसको फेलियर ही बोलेंगे ना। राइट। बच्चा गिरता है, लड़खड़ाता है, चोट भी लगती है। पेरेंट्स क्या करते हैं उस समय? सपोर्ट करते हैं, उठाते सपोर्ट हैं, करते हैं, वापस चलने को अप्रिशिएट करते अपनी हैं। उंगली देते हैं, सहारा देते राइट। हैं, बच्चे के लिए वो एनवायरनमेंट बनाते हैं कि बच्चा सोफा को पकड़ के चले, जो शार्प चीज़ें हैं या जिस चीज़ से चोट लग सकती है वो हटा देते हैं कि बच्चा यहाँ चलने की प्रैक्टिस करे अच्छे से। या बच्चा अगर गिरता है, उसको एनकरेज करते हैं, उठो बेटा, चलो तुम चल सकते हो, शाबाश। जब भी वो 2 स्टेप्स भी जब चलता है तो बच्चे को वो एनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। कभी भी कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को बोलता है कि तुमको तो चलना ही नहीं आता है, कब सीखोगे तुम, कितनी बार गिरोगे तुम? कभी भी किसी पेरेंट ने ये कहा? नहीं कहते हैं। या उस समय कंपैरिजन करते हैं कि अरे पड़ोस का बच्चा तो कब से चलने लग गया, दौड़ रहा है वो, और तुम अभी तक चलना नहीं सीखे हो, कब चलना सीखोगे, तुम भोंदू हो? ऐसा कभी कहा किसी पेरेंट ने? आज के डेट्स पे काफ़ी पेरेंट्स ने, मतलब मेरे हिसाब से किसी किसी सोसाइटीज़ में ऐसा भी चलता है, मजाक में ही सही, लेकिन पेरेंट्स बोल देते हैं कि देखो नहीं, बाजू ये वाला कर ये रहा है, ये तब की बात है जब बच्चा चलना चलना सीख रहा है, सीखता है। तब नहीं पेरेंट्स कहते या हैं। उस टाइम वो होता है ना, तुम चलो, उस फोकस ऑन ओनली द किड। हाँ, उस समय बच्चे को सपोर्ट करना, बच्चे को एनकरेज करना, उस समय क्या माइंडसेट होता है पेरेंट्स का? और कम्युनिकेशन क्या होता है? पॉजिटिव कम्युनिकेशन, एनकरेजिंग कम्युनिकेशन। ये सेम चीज उस समय फेलियर को एक फीडबैक लिया जाता है। फेलियर इज अ फीडबैक। देखो, जब बच्चा चलना सीखता है, हमारे सबके अंदर ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि जब बच्चा चलना सीखता है और वो अपने आप में ट्रायल एंड एरर से सीखता है कि पैर मैंने ऐसे रखा, ऐसे रखने की वजह से मैं गिर गया, तो अगली बार जब वो उठ के चलने लगेगा वो पैर दूसरी तरह से रखेगा, वो पैर वैसे नहीं रखेगा जैसे पहले रखा था। इजंट इट सो? या तो वो फेलियर को एक फीडबैक लेके और फिर अपने अगली परफॉर्मेंस को सुधारना, ये हम सबके अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होती है। हम सब ऐसे ही चीजें, कोई भी नई चीज होती है, हम ऐसे ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? हाँ, उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है।
इसी तरह जब बच्चे बड़े होते हैं, है ना, अब जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो भी चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, लेसन्स हैं, सब कुछ नया ही तो है। एक तरह से वहाँ भी तो बच्चा चलना सीख रहा है ना। तो वहाँ पर पेरेंट्स वो पेशेंस और लव मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके एक्सपेक्टेशंस हावी हो जाते हैं। एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बच्चे से। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि पेरेंट्स अपनी अपूर्ण इच्छाएं बच्चों के द्वारा पूरी करना चाहते हैं। तब कई बार बच्चा उस चीज के लिए बना ही नहीं होता है। तब बच्चे पेरेंट्स क्या करते हैं, उस फेलियर को पर्सनली लेते हैं और बच्चे पर प्रोजेक्ट करते हैं, और एक पूरा एनवायरनमेंट बनता है घर में कि फेलियर इज रियली बैड, फेलियर शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। फेलियर को लेके ये एक माइंडसेट बन जाता है बच्चे का भी। वो हर हाल में फेलियर को अवॉइड करना चाहते हैं, और इसी की वजह से स्ट्रेस बनता है। बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, और जैसे आपने सुना ही होगा, बच्चे कई बार कुछ गलत कदम उठा देते हैं, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि फैमिली में ये फेलियर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो बच्चे की खुद की भी एक प्रोग्रामिंग हो जाती है कि फेलियर इज बैड। वो अपने को पर्सनली ही लेने लग जाता है कि आई एम ए फेलियर। बहुत सारे मतलब जब बच्चे यूपीएससी काइंड ऑफ प्रिपरेशंस हम्म। करते हैं, ये केसेस मोस्टली होता है कि वो हाँ। बाहर गए हैं, बहुत उम्मीद है फैमिलीज को, हम्म। एंड बिकॉज ऑफ द फेलियर दे कुछ गलत कदम वो उठा ली। सो मैम, हम सॉल्यूशन में बात कर रहे थे, तो और भी क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? यस। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस में हम उन बातों का जिक्र करते हैं जो स्टूडेंट्स के कंट्रोल में है। ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर स्टूडेंट्स ध्यान रखें तो एग्ज़ाम स्ट्रेस से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले तैयारी अपनी। कभी भी एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम प्रिपरेटरी लीव मिलती है। प्रिपरेशन लीव्स। हाँ, प्रिपरेशन लीव मिलती है। हाँ। 30-40 डेज़ होते हैं उसमें। अगर किसी वजह से साल भर तैयारी नहीं हो पाई, तो उस दौरान बहुत अच्छे से सिंसियरली, ऑनेस्टली अगर स्टूडेंट्स अपने आप को देखते हैं कि ये सब्जेक्ट में मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, इस सब्जेक्ट को अभी ज़्यादा टाइम देना है, और कैसे दिन में कितने घंटे उसके लिए रखने हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाना, सो दैट उसके अकॉर्डिंग उस लिमिटेड टाइम में तैयारी हो जाए, सो दैट एटलीस्ट अच्छे मार्क्स आ सके उस सब्जेक्ट में, है ना। यहाँ पर बात आती है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की, कि टाइम को कैसे मैनेज करें, उसके लिए कितने घंटे किस सब्जेक्ट में देने हैं, सुबह देने हैं कि शाम को देने हैं। कई स्टूडेंट्स को सुबह के समय अच्छी तरह से लर्निंग होती है, तो सुबह के समय लर्निंग सब्जेक्ट्स पर फोकस करना, शाम के समय जैसे अगर एनर्जी कम है तो कुछ वीडियो क्लासेस देख लेनी। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आराम से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह बहुत ऑनेस्टली अपने आप को चेक करना है कि ऐसे टाइम वेस्टर्स और डिस्ट्रैक्टर्स क्या हैं मेरी लाइफ में। हम सभी जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का प्रभाव सबसे ज़्यादा टीनेजर्स और यूथ के ऊपर है। कई बार बच्चे घंटों घंटे रील्स देखते ही रहते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि समय कहाँ चला गया। टाइम तो फिक्स्ड है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, कहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस हैं, कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, उन एप्स को टोटली रिमूव कर देना, अनइंस्टॉल कर देना। पहले एक दौर था जब बच्चे टीवी पे जब लग जाते थे ना, तो हाँ। देखते रह जाते थे, और वो टीवी चलते ही रहता था, टाइम निकल जाता था। हाँ। आज एक दौर है जो बच्चे फोन पे जब लग जाते हैं, सोशल मीडिया, जैसे इंस्टा और भी सोशल मीडिया है, तो वो देखते देखते उनका टाइम ही कब चले जाए ये भी कोई खा नहीं जा सकता। बहुत कुछ है, इंस्टाग्राम रील्स हैं, स्नैपचैट है, राइट। बहुत सारे और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आजकल अगर हम देखें बच्चों में एडिक्शन के लेवल में चला गया है। एडिक्शन मीन्स कि आप उस चीज़ को रोक ही नहीं पा रहे हो, वो आपकी नॉर्मल डे टू डे जो रूटीन लाइफ है उसको प्रभावित करने लग गई है। वॉशरूम में भी लेके जा रहे हैं गैजेट्स, नींद भी इसकी वजह से बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, भूख प्यास सब कुछ कनेक्टेड है ये सब गैजेट्स और जितने भी डिवाइसेस हैं आजकल। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ऑनेस्टली ये चेक करना होगा
और फिर अपने आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है ये डिसाइड करना होगा। ये हुई बाहरी सारी चीज़ें। और प्रोएक्टिवली अपने नोट्स और स्टडी मटेरियल को तैयार करके रखना इस प्रिपरेशन लीव में। ऐसा ना हो कि कल एग्ज़ाम्स हैं और आज नोट्स ढूँढे जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर तो एग्ज़ाम स्ट्रेस होगा ही होगा, है कि नहीं? फिर उसके बाद एक बहुत पावरफुल टेक्नीक है टाइम मैनेजमेंट की, जो मैं स्टूडेंट्स को ज़रूर बताती हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स की आजकल एक बहुत बड़ी शिकायत है कि पढ़ाई में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। कंसंट्रेशन क्यों नहीं है? एक तो रीज़न ये है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, है ना? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। ना केवल सोशल मीडिया है, और भी बहुत ऐसे कारण हैं। स्टूडेंट्स की अपनी पर्सनल लाइफ में ही इतना कुछ चल रहा होता है कि वो फ्रेंड बात नहीं कर रहा है, या वो लड़का या लड़की मेरे बारे में गलत बातें सबको बता रही है। इतना कुछ चल रहा होता है कि जब पढ़ने बैठते हैं बच्चे तो ध्यान नहीं लगता है। अब ध्यान को कैसे लाया जाए वहाँ? एक बहुत पावरफुल टूल है, टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक। अच्छा। तो जिसने इसका आविष्कार किया उसने अपनी किचन टाइमर को यूज किया जो टमाटर की शेप का था। तो पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है टमाटर। ओके। तो उसने एक टाइमर यूज किया जो टमाटर की शेप का था। इसकी विधि क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर स्टूडेंट्स को ये टेक्निक यूज करनी है तो कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और फिर टाइमर सेट करना है 25 मिनट्स के लिए, ठीक है? और 25 मिनट्स उसी टॉपिक पर कंप्लीटली फोकस्ड होके विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस उस पर ध्यान देके पढ़ाई करनी है। 25 मिनट्स के बाद वो टाइमर की घंटी बजेगी, तो वहां पर स्टॉप करना है और 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। वो 5 मिनट्स के ब्रेक में या तो कुछ स्ट्रेच एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कुछ ड्रिंक्स, चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं, या फिर कुछ म्यूज़िक, एक आध सॉन्ग सुन सकते हैं। अपने आप को रिफ्रेश करना है, ठीक है? देन अगेन वो 25 मिनट्स का टाइमर फिर से सेट करना है। कंप्लीटली फोकस होके एक टॉपिक पर स्टडी करनी है। देन अगेन 5 मिनट्स का रेस्ट। तो ये कंटिन्यूअसली 4 बार करना है, 4 साइकिल्स रिपीट करने हैं। 25 5 25 5, 25 मिनट्स फोकस स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक। 4 साइकिल जब ऐसे कंप्लीट होंगे तो फिर एक लंबा ब्रेक लेना है 15 या 30 मिनट्स का। तो इसमें होता क्या है कि ब्रेन को एक मैसेज मिलता है कि यस अभी फोकस करना है 25 मिनट्स के लिए, फिर उसके बाद जब घंटी बजेगी तो 5 मिनट्स रेस्ट मिलेंगे। ओके। तो ये एक बहुत पावरफुल टूल है। इसमें एक अलर्टनेस आती है, अवेयरनेस आती है, और एक पूरा ध्यान आता है अपने ऊपर कि हाँ ये 25 मिनट्स मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो भी रहे हैं तो वो भी पता चलता है कि कारण क्या है डिस्ट्रैक्शन का, है ना? ये चीज़ भी पता चलती है स्टूडेंट को। ये टूल है, ये प्रोडक्टिविटी में, टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। ना केवल स्टूडेंट्स को, मुझे और आपको भी ये बहुत हेल्प करेगा। एक्चुअली ये प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं। जब बड़े-बड़े उनके पास टास्क्स या प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको वो 25 मिनट्स के चंक्स में ब्रेक कर के बड़े-बड़े टास्क्स कंप्लीट करते हैं, और बहुत इसमें मज़ा आता है। एक्चुअली ये टेक्निक ऐसी है कि एक बार आप इसे यूज़ करने लगोगे तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। बिकॉज़ जब आप टाइम मैनेज करने लगते हो ना तो आपका स्ट्रेस अपने आप मैनेज हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। इतना इम्पॉर्टेंट टूल है ये। टाइम को जब हम अच्छे से यूज़ करना सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अपने आप सेटल होने लगती हैं, और स्टूडेंट लाइफ में तो टाइम इज़ द बिगेस्ट वेल्थ, आई विल से। टाइम मैनेजमेंट समझा, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आई। अब उसके बाद कंपटीशन के लिए क्या माइंडसेट रखना है? स्टूडेंट्स को अपने माइंडसेट पर भी ध्यान रखना है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कंपटीशन मेरा किसी और के साथ नहीं है। मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे साथ है। क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ्स, मेरी एबिलिटीज़ मुझे पता है। जब हम किसी और के साथ कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर वो कंपटीशन स्ट्रेस देने लगता है।
अगर जैसे कोई स्टूडेंट सोचे कि मुझे उसके जैसे मार्क्स लाने हैं या उसके जैसे परफॉर्म करना है, तो ये चीज़ स्ट्रेस देती है क्योंकि सामने वाले की जो स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज़ है, वो डिफरेंट है। या और मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स एबिलिटीज़ पर फोकस करके अपनी तैयारी करनी है। तो वहाँ पर कंपटीशन के लिए इस तरह का जब हम माइंडसेट रखते हैं, तो वो चीज़ स्ट्रेस से फ्री करती है। फ्री करता है। हुँ, बट मैम ये भी तो एक टेक्निक, जो भी एक टूल है हाँ, जिससे आपने बताया, इसको भी यूज़ करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाँ, प्रैक्टिस की ज़रूरत है और मेन इसमें ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, अवेयरनेस चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट सचमुच चाहता है कि मुझे कॉन्संट्रेट करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, ये जो मुझे टाइम मिला है, प्रिपेयर करना है ना? तो हुँ, वो ज़रूर इसको सिंसियरली यूज़ करेगा और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पर जब मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ ना, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी कौन सोचेगा? जिसका पर्पस क्लियर है। राइट। जो स्टूडेंट सचमुच कुछ करना चाहता है, जो मोटिवेटेड है, एनकरेज्ड है और उसको पता है कि मेरे ये रिजल्ट्स मेरे लिए मायने रखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, हुँ, तब वो बच्चा अपने आप ट्राई करेगा इन टूल्स को। और मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, तो मैं उनको ये टूल ज़रूर देती हूँ एंड दे यूज़ इट एंड दे गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। एंड मैम कुछ योगदान इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, एग्ज़ाम स्ट्रेस को, पेरेंट्स और टीचर्स का भी होता है। हाँ, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर स्टूडेंट्स के लिए देखें तो ये अभी तक मैंने जितनी बातें बताई, हुँ, अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी, प्रिपरेशन लीव को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना, है ना? और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करना, एक अवेयरनेस लाना, अपना पर्पस क्लियर रखना, एक पावरफुल माइंडसेट रखना, कंपटीशन को अच्छे से मैनेज करना, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई, ये स्टूडेंट के कंट्रोल में है। कई चीज़ें स्टूडेंट के कंट्रोल में नहीं है और वो चीज़ें हैं पेरेंट्स और टीचर्स के कंट्रोल में। पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो कैसे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पेरेंट्स घर में एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाएं। अगर देखो बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं हुँ, हुँ, और घर में एक लाउड साउंड में टीवी चल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कि शायद पेरेंट्स कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं कि घर में एक बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं। तो ये कंसिडर करना और हाँ, जब तक बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तब तक पेरेंट्स को भी थोड़ा परहेज़ रखना। उनको भी स्क्रीन्स कम यूज़ करनी। हो सके तो वो भी कुछ ऐप्स अनइंस्टॉल कर दें हुँ, एग्ज़ाम्स पीरियड में सो दैट बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसी तरह बच्चे की मील्स का ध्यान रखना, बैलेंस्ड मील्स बच्चे को समय से प्रोवाइड करनी। अगर पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पर उनके लिए ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा समय से खाना खा रहा है कि नहीं और बच्चा सो रहा है टाइम से कि नहीं। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली स्लीप की जो बात है ना, वो स्टूडेंट के कंट्रोल में है। हुँ, आजकल क्या होता है, यूजुअली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चे दिन में पढ़ाई तो कर लेते हैं हुँ, और रात को उनको ऐसा लगता है दिन भर पढ़ाई की है। रात को वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, चैटिंग करते हैं या कुछ भी उनको जो भी कंज़्यूम करना है, दे यूज़ इट थ्रू आउट द नाइट और कहीं न कहीं वो स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। या तो इससे क्या होता है और रात को जब हम स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, उसका इफ़ेक्ट आइज़ और ब्रेन पे सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि वो जो रेज़ हैं हुँ, और वो जो लाइट है, वो ब्रेन में मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने से रोकती है और मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है, जब तक वो रिलीज़ नहीं होता नींद है, नहीं आती। ब्रेन स्लीप स मोड में जा नहीं सकती है। या रिलैक्स नहीं एक होता। तो हाँ, रिलैक्स नहीं हो सकती। एक तो ये सबसे बड़ा नुकसान। हुँ, दूसरा नुकसान क्या होता है कि दिन भर हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है, हुँ, हम इन्फॉर्मेशन एवरी मोमेंट ऑफ द वेकिंग टाइम हम ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन जब हम नींद में जाते हैं, हुँ, वो प्रोसेस होती है, ब्रेन उसको कंसोलिडेट करता है और उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाता है। अब जिस स्टूडेंट की नींद पूरी नहीं हो रही है, तो जो भी दिन भर याद किया है,
वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा ही नहीं रहा है। चाहिए। तभी बच्चे शिकायत करते हैं ना कि मैंने पढ़ा था सब कुछ, मुझे आता है सब कुछ, लेकिन मैंने जब लिखने बैठा, एग्जामिनेशन हॉल में गया, क्वेश्चन पेपर देखा, मैं सब कुछ भूल गया। अगर वो याद भी है ना तो भी वो एक्सप्रेस थ्रू अ पेन और हाँ थ्रू अ कम्युनिकेशन वो दे नहीं पाते। हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रेस में है बच्चा, हम्म। इतना डरा हुआ है बच्चा। इसीलिए एग्जाम से पहले जैसे थोड़ा सा समय ब्रीदिंग पर फोकस करना, अपनी ही ब्रीदिंग पर फोकस करना, और एक कनेक्ट विद द हायर पावर। कनेक्ट विद द हायर पावर, जिस भी इष्ट में विश्वास है बच्चे को, आस्था है कि देखो मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब मुझे समय पर सब कुछ याद दिला देना। और एक भरोसा, एक बिलीफ, एक फेथ कि वो हायर पावर मुझे गाइड करेगी। मन को शांत करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। जब हम सौंप देते हैं हायर पावर को, ये चीजें टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को सिखा सकते हैं। यहाँ पर टीचर्स एंड पेरेंट्स का बहुत क्रूशियल रोल है कि आप अपनी पूरी तैयारी रखो, पूरी तैयारी अच्छे से करो, और फिर सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर टू द हायर पावर, दैट विल डेफिनेटली गाइड यू। ये चीजें हम बच्चों को आज नहीं सिखा रहे हैं। वी आर मिसिंग ऑन दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें हम खुद भी यूज नहीं कर रहे हैं। एक तो पेरेंट्स माहौल का, घर का ध्यान रखें। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन कैसा है बच्चे के साथ। जैसे मैंने आपको बताया, जब बच्चा गिरता है, चलते समय जब बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं। उसी तरह एग्जाम्स के समय भी वो एनकरेजिंग वाला माहौल है कि नहीं घर में, कि डर वाला माहौल है। अगर बच्चा डरा हुआ है तो वो पेरेंट्स को कोई बात बताएगा ही नहीं। और कई बार पेरेंट्स इतने भ्रम में होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल और स्मूथ है, बाद में पता चलता है कि बच्चे ने तुमको ये सारी बातें बताई ही नहीं। तो एक ओपन कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, कि बच्चा घर में आए और बताए कि मम्मा आज मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो मम्मा सामने से कही कोई बात नहीं बेटा, यू हैड पुट इन ऑल योर बेस्ट एफर्ट्स, आई सॉ यू स्टडिंग सो वेल, कोई बात नहीं, रिजल्ट जो भी होगा इट इज एक्सेप्टेबल। इतना भी अगर पेरेंट्स कह देते हैं, आप सोचो वो बच्चे का स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाएगा। ये तो प्योर हो जाता है कि बच्चा भले उस समय एट मूवमेंट अच्छा नंबर ना लाया, लेकिन इस बात का मान रख लेगा और आगे के हाँ, टाइम पे वो अच्छा नंबर ला के दिखाएगा। यस। यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज है कि माइंडसेट की बात है, ये ग्रोथ माइंडसेट की बात है, कि केवल रिजल्ट पर ना ध्यान दे के एफर्ट्स पर भी ध्यान दिया जाए। हम जो प्रयास कर रहे हैं, देखो तभी मैंने वो एग्जाम्पल दिया, जब बच्चा चलना सीखता है हम उसके प्रयास को अप्रिशिएट करते हैं ना, कि वेरी गुड, शाबाश, गेट अप, ट्राई अगेन, यू कैन डू इट। वहां हम उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। भले वो बच्चा 1 महीने में चलना सीखे, वो रिजल्ट तो आना ही है, लेकिन बच्चे को उस समय हम उस माइंडसेट के साथ डील करते हैं, है ना, बच्चा चलना सीख ही जाता है। इसी तरह एग्जाम्स के समय भी ये ग्रोथ माइंडसेट वाली चीज अगर पेरेंट्स रखते हैं कि यस आई कैन सी यू पुटिंग इन एफर्ट्स, है ना, अगर इस तरह का एनवायरनमेंट होता है, बच्चे भी सिंसियर रहते हैं, अवेयर रहते हैं, वो अपने आप उनको अंदर से आता है कि मुझे पेरेंट्स के लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आने हैं। और यही अगर उल्टा होता है, आप बताओ क्या होगा। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेबल कर रहे हैं, नैग कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, अगर बच्चा आके बोलता है कि मम्मा मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, और अगर मम्मा बच्चे को कुछ नेगेटिव आगे से बोलती है, तो आप ही बताओ वो बच्चे का स्ट्रेस लेवल कहाँ जाएगा। टू हाई। वो बच्चे को ऐसा लगेगा कोई सपोर्ट नहीं है मुझे, मैंने कोशिश तो की, जितनी उस बच्चे से हुआ उसने कोशिश की है कि नहीं। और अगर वो सपोर्ट नहीं मिला, एनकरेजिंग एनवायरनमेंट नहीं जब बच्चे को मिलता है, तो बच्चे का दिल टूट जाता है। आगे से बच्चा बताएगा भी नहीं, बताएगा वो कभी नहीं बताएगा, एक्सप्रेस ही नहीं कर एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, वो चीजें छुपाने लगेगा। और जो एक बहुत बड़ी शिकायत होती है पेरेंट्स की, कि बच्चे हमसे झूठ बोल रहे हैं,
पेरेंट्स के अंदर सच सुनने की शक्ति नहीं है। अगर कोई बच्चा आके बताए कि मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, तो उसको उस समय एक्सेप्ट करना, इन द मोमेंट उस समय एक्सेप्ट करना, बाद में बैठ के एनालाइज करना कि यस क्या हुआ, ऐसा तैयारी में क्या कमी रह गई, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, टेल मी। क्या ये कम्युनिकेशन है पेरेंट्स और बच्चों के बीच? तो कम्युनिकेशन पर काम करना, कम्युनिकेशन इज अ स्किल, जैसे टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो a skill. And somewhere that nurturing and encouraging communication is not there. जब बच्चा चलना सीख रहा था, पेरेंट्स ने कैसा माइंडसेट रखा था? एग्जाम्स के समय या और सिचुएशंस में भी पेरेंट्स अगर वही माइंडसेट रखें, कोई बात नहीं बच्चे, इस बार उतना अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू डू योर बेस्ट, आई नो दैट, यू हैव दैट कैपेसिटी। इतना बोल देना बच्चे को। आपको क्या लगता है कि बच्चा उसमें केयरलेस हो जाएगा? उल्टा होगा एक्चुअली। बच्चे को लगेगा माई पेरेंट्स ट्रस्ट मी सो मच, नाउ आई हैव टू डू माई बेस्ट, आई हैव टू लिव अप टू देयर ट्रस्ट। ये चीज आएगी कि नहीं बच्चे में? एग्जैक्टली। फिर उसके बाद पेरेंट्स का माइंडसेट, अपने माइंडसेट पर काम करना बहुत जरूरी है। ये चीज समझने की फेलियर इज अ फीडबैक और कंपटीशन। आपको बताऊं, पेरेंट्स खुद ही पीयर प्रेशर से सफर कर रहे हैं। उनको वो कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे फ्रेंड का बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सेम कोचिंग में जा रहा है, मेरा बच्चा भी और उनका बच्चा भी, उनका बच्चा इतनी अच्छी परसेंटेज ला रहा है। वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स डायरेक्टली भले ना बोले बच्चों को, लेकिन उनका माइंडसेट तो माइंड में तो आ जाता है ना। उनकी माइंड में जब ये बात आता है तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी वो बच्चे को ये चीजें देने लगते हैं कि आप इतनी अच्छी कोचिंग में जा रहे हो, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, यू शुड बी डूइंग इट। यहाँ पर यही चीज है कि मेरे बच्चे के अंदर जो यूनिकनेस है, जो मेरे बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज हैं, है ना, उन पर ध्यान देना। आप देखो, घर में दो बच्चे हैं, क्या दोनों एक जैसा परफॉर्म करते हैं? दोनों की एक जैसी स्ट्रेंथ्स होती हैं? दोनों के बीच भी फर्क होता है। तो मेरा बच्चा और मेरे फ्रेंड का बच्चा, उनके बीच कंपैरिजन की बात आई ही कैसे? कंपैरिजन ही गलत है। कंपैरिजन बच्चे के ही परफॉर्मेंस के साथ कि हाँ, आपने लास्ट एग्जाम में इतनी परसेंटेज लाई थी, अब इस एग्जाम में आपका क्या टारगेट है बताओ, चलो हम मिल के टारगेट सेट करते हैं, है ना। इस बार आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपको लिख के याद करना अच्छा लगता है या सुन के याद करना आपको अच्छा लगता है, लेट्स यूज दैट स्ट्रेंथ। एक्चुअली क्या है ना कि पेरेंट्स और बच्चे आज उस तरह से कनेक्टेड ही नहीं है जो एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को भी समझ सके। जितना अच्छे से पेरेंट्स अपने बच्चों को समझेंगे, उतना ही वो उनको सपोर्ट कर सकेंगे और एग्जाम स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। इसी तरह टीचर्स भी बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। टीचर्स का भी जैसे अगेन कम्युनिकेशन, आप याद करो, आप अपने स्कूल टाइम में जाओ वापस, जो टीचर्स हमसे पॉजिटिवली कम्युनिकेट करती थी। मुझे आज भी मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। उसका एक ही रीज़न है कि हमारी जो मैम थी, अ, वो पहली मैम थी जो शायद मुझे बहुत अच्छे से मुझे से कम्युनिकेट करी और ट्रस्ट करी, और उनका बात सुनना मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं अच्छा कर पाया केमिस्ट्री में। तो ये सच है, अगर टीचर्स का कम्युनिकेशन, एक हाँ। रिलेशन होता है बच्चों के साथ, वो अगर अच्छा हो तो डेफिनेटली बच्चे बहुत इजीली ग्रैब करते हैं चीज़ों को। ये चीज़ है, टीचर्स का कम्युनिकेशन। और अगेन बच्चे के, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ्स है, बच्चों की अपनी वीकनेसेस और लिमिटेशंस भी हैं। उन वीकनेस और लिमिटेशन को अगर टीचर बार बार जाहिर करे या बार बार उसे हाईलाइट करे, तो बच्चे का मनोबल टूट जाता है। और वही बच्चे की जो स्ट्रेंथ है उसको बल्कि हाईलाइट करना कि आई सी यू लाइक टू लर्न थ्रू राइटिंग और थ्रू विजुअल्स। तो एक थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो थ्योरी ये कहती है कि हर एक के अंदर 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं। किसी के अंदर कोई हाई होता है, किसी के अंदर कोई इंटेलिजेंस हाई होता है कि नहीं? हर एक हम अपने आप में यूनिक है। तो इस यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना, ना कि इस यूनिकनेस को बिल्कुल नकारना।
तो यहाँ पर टीचर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरी क्लास को, पूरे स्टूडेंट्स को एक टीम की तरह लेके चलना, हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो टीचर्स इस तरह से बच्चों को एनकरेज कर सकती हैं। एग्ज़ाम स्ट्रेस के लिए वो भी बच्चों को बहुत सारी टिप्स दे सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं, सिलेबस को कैसे कवर करना है। अगर कई बार किसी सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत हैवी है या टफ लग रहा है बच्चे को, तो उसके लिए थोड़ी गाइडेंस देना। जैसे मुझे याद है, हमारे समय में टीचर्स हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर बताती थी, और वो क्लास हम कभी भी मिस नहीं करते थे कि आज मैम ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने। हम फटाफट बुक में टिक कर लेते थे या अपनी नोटबुक में कहीं नोट कर लेते थे। तो ये टीचर्स का एक सपोर्ट है, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये बच्चे खास ध्यान दे सकते हैं अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, और ये सारी चीज़ें मिलके बहुत हेल्प करती हैं स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। और 2 चीज़ें हैं, एक तो जो स्टूडेंट्स के अपने कंट्रोल में है, और दूसरी चीज़ है जो पेरेंट्स और टीचर्स के कंट्रोल में है। अगर सब कुछ एक साथ मिलके हम करें तो बच्चों को हम एग्जाम स्ट्रेस से पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट रख के, पॉजिटिव कम्युनिकेशन रख के, और फेलियर को फीडबैक समझना कि एवरी फेलियर इज ए फीडबैक। मुझे याद है, एडिसन ने शायद जब बल्ब का आविष्कार किया था, वो कितनी बार फेल हुए थे? मतलब आविष्कार के पहले तो कई सारा फेलियर्स है होगा। हाँ, आविष्कार जब बल्ब का हुआ उससे पहले वो शायद 900 या उससे ज़्यादा बार फेल हुए थे, और किसी ने उनको पूछा, आप तो इतनी बार फेल हुए? तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मुझे ये पता चला कि इन तरीकों को मुझे यूज़ नहीं करना है। फेलियर इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यस, या फेलियर इज़ अ फीडबैक फॉर फीड फॉरवर्ड। आगे कैसे बढ़ना है? हम अपने फेलियर से जब लेसन्स लेते हैं, तो हम आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। इसीलिए जब बच्चा चलना सीखता है, वो अपने हर फेलियर को एक फीडबैक लेके फिर अगली बार अपने स्टेप को चेंज करता है, और धीरे-धीरे चलते-चलते वो एक दिन दौड़ने लग जाता है। वहाँ स्ट्रेस नहीं होता है, वहाँ हम फेलियर को ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं, है कि नहीं? या इसी तरह बाकी एरियाज़ ऑफ लाइफ में भी अगर हम ये माइंडसेट रखें कि कोई बात नहीं, इस बार गलती हो गई। अगली बार इस गलती से जो मैंने सीखा, उस सीख को मैं इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ूँगा। तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है। मैम, डाइट एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के लिए। हुँ, हुँ। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, वो बच्चे जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, हुँ। उन्हें अपना खान-पीन किस प्रकार रखना चाहिए? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। देखो, अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड से भारीपन लगेगा ही, हुँ, नींद ज़्यादा आएगी, तो वो पढ़ाई में तो बाधा डालेगा ही। इसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, बहुत मीठा कुछ खा रहे हैं, तो शुगर से क्या होता है, एक इंस्टेंट बर्स्ट ऑफ एनर्जी महसूस मिलता होती है, है, और फिर उसके बाद आलस्य। आलस लगने लगता है। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा हेवी फूड नहीं खाना या बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं कंज़्यूम करना, एक बैलेंस्ड मील लेना, हुँ, हुँ। और थोड़े-थोड़े इंटरवल्स में कुछ ना कुछ खाना, तो ये एक तरह से एनर्जी लेवल बना रहता है। हाँ, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हुँ। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि अ, बच्चे पेरेंट्स को कैसे समझाएँ हुँ, कि एग्ज़ाम्स ज़्यादा ज़रूरी एफ़र्ट्स है, और हाँ, उस चीज़ में कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि इस प्रकार से हुँ, इतना इन लोगों को ध्यान दिए, राइट? हुँ, 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 हुँ। सो ये कैसे करेंगे हम? देखो, सबसे पहले तो अगर बच्चों को कन्विंस करना है पेरेंट्स को, तो वहाँ पर वही चीज़ है ना कि घर में कम्युनिकेशन कितना कैसा है? अच्छा है? हुँ, अगर देखो बच्चों की बात को सुना ही नहीं जा रहा है, बच्चों को ये कहा जा रहा है, तुमको नहीं पता है, तुम क्या जानते हो? तुमको क्या एक्सपीरियंस है? तो इनडायरेक्टली बच्चे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं बच्चों हुँ। को? क्या कह रहे हैं? जस्ट शट डाउन, आई नो बेटर देन यू। हाँ, हाँ, मुझे मत सिखाओ। हाँ, अगर ऐसा माहौल है तो बच्चे थोड़े ना पेरेंट्स को बोलेंगे।
बच्चे नहीं बोल सकते हैं पेरेंट्स को। यहाँ यही रोल है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की। ये काम पेरेंट्स को अपने आप ही करना होगा। कैसे एक ग्रोथ माइंडसेट रखना, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन हम्म, बनाए रखना बच्चों के साथ, ये यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की। ओके। और जो वीक बच्चे होते हैं मैम, हम्म, हर बच्चा ऐसा नहीं है कि टॉपो टॉप हमेशा हम्म, लाए, कुछ हम्म, बच्चे वीक भी होते हैं, हम्म। उन्हें हम कैसे मोटिवेट करें? तो देखो, अगर कोई बच्चा स्टडीज में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट्स में वीक होता है। बच्चे की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। अगर बच्चा सपोजिंग मैथ्स एंड साइंस में नहीं अच्छा कर रहा है, आप देखना उन्हीं बच्चों को लेबल किया जाता है कि ये वीक है। राइट। बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं। हो सकता है बच्चा लैंग्वेज में बहुत अच्छा हो, या बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में जहाँ लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि एक सर्टेन क्लास के बाद लंबे आंसर्स लिखने होते हैं, और एग्जाम स्ट्रेस की जब बात कर रहे हैं तो ये हायर क्लासेस में ही महसूस होता है ना। बच्चा जिस सब्जेक्ट में अच्छा है उसको इम्पोर्टेंस देना, उसको इनकरेज करना। जब आप बच्चे को इस तरह से इनकरेज करेंगे ना, तो बच्चा मोटिवेट होगा कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मुझे अच्छा करना है। मैम, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो, हम्म। तो आप एग्जाम सिस्टम में क्या चेंजेस लाओगे? या तो आप अपार्ट फ्रॉम एग्जाम सिस्टम, जैसे अपने स्ट्रेस का बात किया आज बच्चों की, और हम कैसे उसको कवर अप करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो इसमें आप क्या चेंजेस लाना चाहोगे? यस, अगर हम एग्ज़ाम सिस्टम की बात करें, तो ये तो जैसे एजुकेशन पॉलिसी है हम्म, और जो स्कूल का अपना तरीका है काम करने का, ये इतने हमारे कंट्रोल में नहीं है। हालाँकि ये भी अब अपने आप को बहुत चेंज कर रहे हैं कि कैसे बच्चों के ऊपर स्ट्रेस कम हो। आपने देखा होगा जनवरी मंथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रोग्राम करते हैं बच्चों के लिए, परीक्षा पे चर्चा। हम्म, तो आप सोचो कि ये एग्जाम स्ट्रेस इस लेवल तक पहुंच चुका है कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी इसके लिए बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। उनके दिल में भी कितनी ये शुभ भावना है कि हमारे बच्चे स्ट्रेस ना फेस करें। हम्म, कितनी राइट। बड़ी बात है। तो हम अपने लेवल में क्या कर रहे हैं? हम क्या-क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए? जो सिस्टम है या जो एजुकेशन पॉलिसी है वो अपनी जगह है, लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो तो हम कर सकते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया, कई चीज़ें स्टूडेंट्स के अपने कंट्रोल में हैं, कई चीज़ें पेरेंट्स और टीचर्स के कंट्रोल में हैं। उन चीज़ों को पर भी अगर हम काम करते हैं और ध्यान देते हैं, तो एग्ज़ाम स्ट्रेस इज़ कंप्लीटली मैनेजेबल। ये कोई ऐसी बहुत डरावनी चीज़ नहीं है। हमने भी तो एग्ज़ाम्स दिए हैं अपने टाइम में। हमारे समय में तो स्ट्रेस वर्ड था भी नहीं। हम सीधा बोलते थे डर लग रहा है। इट वाज़ वेरी सिंपल। वी वर वेरी ऑनेस्ट, वी वर जस्ट सेइंग कि मुझे डर लग रहा है एग्ज़ाम्स से। है ना? अभी वर्ड्स आ गए हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। एंग्ज़ायटी। हुँ? तो ये भी वोकैब्युलरी भी बहुत कुछ मैटर करती है। और एक मैजिक वॉन्ड जो आप कह रहे हो, वो है बैलेंस। अ बैलेंस्ड अप्रोच। अब बैलेंस्ड अप्रोच क्या है? अगर स्टूडेंट को देखें, तो कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कुछ नहीं और कर सकता हूँ, वो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, आए हैं एग्ज़ाम्स, चले जाएँगे, बहुत टाइम पड़ा है, मैं पढ़ लूँगा, हो जाएगा, देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों एक्सट्रीम्स में हैं। इस चीज़ को अगर हम एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें और अपनी तैयारी करें, तो वो बहुत हेल्प करती है स्टूडेंट को। और पेरेंट्स कैसे बैलेंस रख सकते हैं? पेरेंट्स अनरियलिस्टिक और रियलिस्टिक के बीच जो बैलेंस रख सकते हैं। एक होता है पेरेंट्स बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं बच्चों के साथ। हम्म, वो खुद भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। और उसी को अगर हम बैलेंस कर लें, रियल एक्सपेक्टेशंस के साथ, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ, कम्युनिकेशन पर ध्यान रख के एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चले, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस ब्रिंग्स ब्लिस। तो इससे हम एग्जाम स्ट्रेस को कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं। 4 o'clock को जो माँ बाप हम्म, मतलब उठाते थे कि चलो पढ़ाई हम्म, करो, आपने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त अच्छी हम्म, होती है, बट अभी के डेट पे इज इट वैलिड? और अकॉर्डिंग टू, हम्म, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त देख के पढ़ना चाहिए, या तो अपना रूटीन को इस प्रकार करना चाहिए कि हम्म, ठीक है सुबह नहीं लेकिन हम शाम को भी इसको पढ़ लें? हम्म।
देखो, ब्रह्म मुहूर्त जैसे इंडियन कल्चर में इसे बहुत ही शुभ वेला माना जाता है, और कुछ अभी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि सो कितने बजे रहे हैं। अगर कोई 12 बजे सो रहा है और ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे या साढ़े 3 बजे जैसे शुरू होता है, तो उस समय उठना पॉसिबल नहीं है। अगर उस समय उठना है, तो एटलीस्ट 10 बजे तो सोना पड़ेगा ना। तब उस समय को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और येस, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न्स है। ये टाइम ऐसा होता है जब बहुत एक एनवायरनमेंट में शांति होती है, साइलेंस होता है, और हम कुछ भी पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसको हम ग्रैस्प अच्छे से कर सकते हैं, है ना? और भी इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में बहुत स्पेशल टाइम माना जाता है, एंड स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उस समय बहुत साइलेंस होता है ना? अगर कोई लेट नाइट पार्टी भी कर रहा होता है तो 4 बजे तक तो वो भी शांत हो जाते हैं। राइट, राइट। इसीलिए इट कैन हेल्प। और केवल इस बाहरी आवाज़ की बात नहीं है। जब बहुत सारे लोग सोए होते हैं, तो वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। हुँ। थॉट्स भी एक वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं ना, और उस समय ज़्यादातर लोग सोए हुए होते हैं, तो वो जो थॉट्स का पॉल्यूशन होता है, वो भी नहीं होता है। तो अगर कोई बच्चा इस समय को यूटिलाइज़ करना चाहता है, तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए 10 बजे सोना होगा। 12 बजे सो के हम 4 बजे उठेंगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। या येस। सो मैम, थैंक यू सो मच कि आपने एक बार फिर से हमारे डिको शो को ज्वाइन किया और बहुत सारे ऐसे नॉलेज दिए जो अभी के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरतमंद हैं। अपार्ट फ्रॉम बच्चे, पेरेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी बहुत ज़रूरी था। Hmm. सो थैंक यू सो मच मैम। Thank you. It was a pleasure being here. थैंक यू।